मैं तो लास्ट में, जब सिलेक्ट हो जाओगे तब आना मेरे पास। उससे पहले कोई मतलब नहीं है। सिलेक्शन के बाद ठीक है, सिलेक्ट हो जाओ उसके बाद होगी पार्टी। ये समोसा समोसे में क्या होगा फिर, यार बड़ी पार्टी करेंगे, ऐसे नहीं। चलो, KHF2 डिसोसिएट सेट्स है ना। अभी देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था कि अगर हम लोग X, H और Y की बात करते हैं तो इस H पर जितना ज्यादा डेल्टा प्लस होगा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसके खींचने का पावर क्या होगा, ज्यादा। और अगर इसके खींचने का पावर सेम हो जाता तो फिर इसके देने के पावर पे देखते हैं, जिसका देने का पावर ज्यादा होगा उसका मतलब है EN क्या होना चाहिए, कम। तो जिसका EN कम होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बनेगा बेटा, स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में हमें नेक्स्ट जो कैटेगरी समझनी है वो आता है बेटा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आइए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में सबसे पहले कैटेगराइज जब हम करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला जो कैटेगरी आता है वो आता है बेटा इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा जो कैटेगरी आता है वो आता है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो इंटर मॉलिकुलर है इसको फिर से दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, दो सब पार्ट्स में इसको क्लासिफाई करते हैं। तो इसके दो सब पार्ट्स होते हैं, एक होता है होमो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है हेट्रो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होमो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हेट्रो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेट्रो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब पहले तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसका मीनिंग समझते हैं कि क्या है, उसको देखते हैं। डेफिनेशन वगैरह यहीं पे इसकी है ना शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे। बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड में दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटर और इंटर। क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें, इंटर और इंटर में क्या डिफरेंस होगा? इंटर का मतलब क्या होगा, विद इन टू मॉलिक्यूल्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ना। अगर हम लोग ऐसा बोले इंटर मॉलिकुलर तो इसका मतलब होता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है तो उसे बोलेंगे इंटर मॉलिकुलर। और इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। वेरी गुड, विद इन द मॉलिक्यूल है ना। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए कि वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, मतलब फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी आ जाए और उसी मॉलिक्यूल के अंदर फोन भी आ जाए, तो वो क्या कर लेगा, विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेगा। तो इसे बोलेंगे इंट्रा, इसे बोलेंगे इंटर। अब देखो जरा, इंटर में कितने मॉलिक्यूल चाहिए, दो। और इंटर में विद इन द मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब जब दो मॉलिक्यूल आएंगे तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो दोनों मॉलिक्यूल सेम हो सकते हैं या वो दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हो सकते हैं। मान लो ये HF है और ये HF है, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है तो दोनों मॉलिक्यूल क्या है, सेम। तो जब सेम वाले दो मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो उस इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे बेटा, होमो इंटरमॉलिकुलर, मतलब बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स। और यहां पर जब हम बात करेंगे बेटा हेट्रो के बारे में तो हेट्रो में क्या हो जाएगा, बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो अगर दो सेम मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे बोलेंगे बेटा होमो इंटरमॉलिकुलर, और बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होती है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, हेट्रो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रा में क्या हो जाएगा, विद इन द मॉलिक्यूल। इसको थोड़ा सा अपन ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, स्कूल में कॉम्पिटिशन होते थे, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। तो इंटर स्कूल में क्या होता था, अपना अकेले का स्कूल खेलता था, दूसरे भी आते थे, दूसरे भी आते थे। जब बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते तो उसे क्या बोलते हैं, इंटर। इंटर स्कूल है ना, इंटर। और एक होता था विद इन द स्कूल होता था, इंटर हाउस। इंटर हाउस, और इंटर हाउस मतलब स्कूल वाले अंदर ही खेल लेते थे। तो हाउस के हिसाब से तो वो इंटर हाउस हो गया क्योंकि कई सारे हाउस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर उसको स्कूल के बेसिस पे देखा जाए तो स्कूल के अंदर ही तो हो रहा है सब कुछ। तो स्कूल के हिसाब से उसको क्या बोला जाता था, इंट्रा स्कूल एक्टिविटीज बोला जाता था। तो ये उसी तरह का है, इंटर मॉलिकुलर मतलब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल, और इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। क्लासिफिकेशन लिखे, इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। इनके एग्जांपल्स पढ़ने हमको डिटेल में। लिख लिया, वेरी गुड। लिखने की रफ्तार तूफानी है। जीवन में कुछ कुछ तूफानी होते रहना चाहिए ना, वरना फिर मतलब क्या जीवन का है। ओके सर, लिख लिए। चले आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो इसमें सबसे पहले हम लोग इंटरमॉलिकुलर के अंदर होमो इंटरमॉलिकुलर पढ़ेंगे। इसके हमें 7-8 एग्जांपल पढ़ने, इसके 2 एग्जांपल पढ़ने, इसके 4-5 एग्जांपल पढ़ने। तो वो अब हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो टाइप हम लोगों को डिस्कस करना है वो आ जाता है बेटा इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो आइए बात करते हैं अबाउट इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमॉलिकुलर में जो सबसे पहली वाली कैटेगरी हम लोगों को पढ़नी है वो क्या आ जाता है बेटा, होमो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अबाउट होमो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंडीशन सुनिएगा, कंडीशन समझिएगा बेटा। होमो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो सबसे पहला एग्जांपल है वो हम लोग ले रहे हैं HF। ठीक है, HF की बात करते हैं। HF की कंडीशन क्या, आइए उसको देखते हैं। हम घूम रहे हो, ठीक है, बाकी HF की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। HF की कंडीशन देखिए, यहां पर फ्लोरीन हाइड्रोजन है, यहां पर भी कौन है बेटा, फ्लोरीन हाइड्रोजन है, यहां पर भी कौन है बेटा, फ्लोरीन हाइड्रोजन। ठीक है, अब मुझे बताओ ये HF, ये HF, ये HF, क्या फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं, ये बेटा है। और एक्टिव हाइड्रोजन के सामने कौन आ जाए बेटा, फोन आ जाए। एक्टिव हाइड्रोजन के सामने क्या आ जाए, फोन आ जाए। एक्टिव हाइड्रोजन के सामने फोन आ जाए, एक्टिव हाइड्रोजन के सामने फोन आ जाए, तो क्या ये एच बॉन्डिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता। अब एक बात समझेंगे, यहां पर जब हम एच बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो एच बॉन्डिंग के अंदर दो पॉसिबिलिटीज आ रही है आपके सामने, है ना। दो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी आ रही है कि पहले तो एक बात बताओ, ये एक HF कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है आपको। ये क्वांटिटी अपने को ध्यान रखनी है कि एक HF कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, दो। क्यों ये क्वांटिटी ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर में अपन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और बॉइलिंग पॉइंट का जब कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की क्वांटिटी काम में आएगी। जो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह की बात आएगी। तो मैं आपसे वहां पर HF के बारे में पूछूंगा तो एक HF कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, दो। अच्छा, मुझे दूसरी बात बताइए, यहाँ पर एक HF दो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना रहा है, ठीक। दूसरी बात, यहां पर बेटा HF और HF हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना है वो HF और HF के बीच में बना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल बना है या दो मॉलिक्यूल के बीच में बना है, दो मॉलिक्यूल के बीच में। और दो मॉलिक्यूल के बीच में बना है तो क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। और क्या दोनों मॉलिक्यूल सेम है या अलग अलग है, सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पर एक बात आपसे पूछता है कि क्या ये HF HF का जो स्ट्रक्चर है ऐसा लीनियर होता है, तो नहीं। HF जो है ना बेसिकली जब वो सॉलिड स्टेट में होता है तो HF का स्ट्रक्चर ऐसा लीनियर नहीं होता है। HF का स्ट्रक्चर जिगजैग होता है। कैसा होता है बेटा, जिगजैग, जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। अब जिगजैग कैसे बनता है, ध्यान सुनना। जिगजैग में 3 लेवल्स होंगे, ठीक है, 3 लेयर्स बनेगी, ऐसा 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 ऐसा, पहाड़ जैसा। ठीक है, उसमें क्या होगा, फ्लोरीन सबसे नीचे, फिर बीच में हाइड्रोजन, फिर फ्लोरीन सबसे ऊपर, 3 लेवल चलेंगे ना। फिर यहां पर कौन आएगा, H, फिर कौन आएगा F, फिर यहां पर कौन आएगा H, फिर कौन आएगा F, फिर कौन आएगा H, फिर कौन आएगा F। इस तरह से बनेगा मॉलिक्यूल। ये एक HF, ये दूसरा HF, ये तीसरा HF, ये चौथा HF, ऐसे कई सारे HF आ जाएंगे इसमें। ठीक है, और ये जितने HF आ रहे हैं इन सब में जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर क्या आ रहा होगा बेटा, डेल्टा प्लस। हाइड्रोजन पे क्या आ रहा होगा, डेल्टा प्लस। हाइड्रोजन पे क्या आ रहा होगा, डेल्टा प्लस। और डेल्टा प्लस वाले हाइड्रोजन के सामने फोन में से कुछ आ रहा है क्या, हाँ। फोन में से कुछ आ रहा है क्या, हाँ। फोन में से कुछ आ रहा है क्या, हाँ। फोन में से कुछ आ रहा है क्या, हाँ। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड का शेप यहाँ पर कैसा दिख रहा है आपको, जिगजैग। ठीक है, दूसरी बात समझना, इसमें जिगजैग में भी एग्जाम में बच्चे जिगजैग याद करके चले जाते हैं, लेकिन जिगजैग दो तरह के बन सकते हैं। सुनना, हो सकता है यहां, यहां और यहां, इन 3 लेवल में। अभी देखो सबसे बॉटम पे कौन दिख रहा, फ्लोरीन। सबसे टॉप पे क्या दिख रहा, फ्लोरीन। बीच में कौन दिख रहा, हाइड्रोजन। हो सकता है एग्जाम में ऐसा कर दे। ऐसा, अब ये भी जिगजैग है, ये भी जिगजैग है। तो जब एग्जाम में आएगा ना तो आप सिर्फ जिगजैग अगर याद करके चले गए हो तो उससे काम नहीं चलेगा। जिगजैग दो बना के दे देगा वो ऑप्शन में, और आपसे पूछेगा कौन सा जिगजैग करेक्ट। आप सिर्फ जिगजैग पता है तो उससे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि इनमें से करेक्ट ये है, वो इनकरेक्ट है। अब अपने को ये समझना है कि क्यों ये जिगजैग करेक्ट है और वो जिगजैग इनकरेक्ट है। मुझे एक बात बताओ, इस वाले जिगजैग में फ्लोरीन का डिस्टेंस देखिए, क्या ये फ्लोरीन का डिस्टेंस ज्यादा है या कम है बेटा। और अगर देखो फ्लोरीन उसमें कहां आ रहा है, ये हाइड्रोजन के बदले आ रहा है, तो बेटा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस में फर्क दिख रहा है। ये वाला डिस्टेंस छोटा है, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है। और ये जो डिस्टेंस है ना वही डिस्टेंस यहां भी है। तो यहाँ ये पास पास है और यहाँ ये दूर दूर है। फ्लोरीन के पास लोन पेयर होता है कि नहीं होता, होता है। और फ्लोरीन के पास अगर लोन पेयर है तो बेटा इस फ्लोरीन के जो लोन पेयर हैं और इस फ्लोरीन के जो लोन पेयर हैं, इस लोन पेयर रिपल्शन को कम करने के लिए फ्लोरीन बीच में नहीं आ सकते। वैसा वाला जिगजैग नहीं बनाएंगे, ऐसा वाला जिगजैग बनाएंगे, है ना। टू, ऐसा लिख दूं, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। तो आपको कभी ये जिगजैग आ जाए तो कभी कंफ्यूज नहीं होना कि भाई कौन सा जिगजैग सही है कौन सा जिगजैग गलत है, उसको अपन ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये जो FHF का एंगल है, FHF, ये लाइन सीधी दिख रही कि नहीं दिख रही बेटा, दिख रही है। FHF, क्या ये लाइन भी सीधी दिख रही है, हाँ। तो इसका बॉन्ड एंगल आपसे पूछ सकता है कि ये एंगल कितने का होगा, तो 180 डिग्री का एंगल होगा। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं FHF का जो एंगल है
वो कितना मिल जाएगा बेटा 180 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी एग्जांपल देखते हैं, 2-3 एग्जांपल हैं, एक साथ लिख लेना फिर इनको। आइए सबसे पहले आते हैं, इसकी बात तो हो गई, दूसरे नंबर के एग्जांपल पे आते हैं, और वो कौन सा एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया। 3 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, HF, NH3 और वाटर, ठीक है ना। देखिए इधर NH3 की बात करें तो बेटा नॉर्मली जब अपन NH3 बनाते तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है NH3 का, इसी स्ट्रक्चर को अपन ऐसे घुमा देते, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, और एक इधर लोन पेयर है इसके पास, ठीक है, शो नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं बेटा, 3, और यहाँ इसके पास लोन पेयर है, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन से कितना हाइड्रोजन जुड़े हैं बेटा, 3, और इसके पास यहाँ पर कौन है बेटा, लोन पेयर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है, क्या ये नाइट्रोजन से जुड़े हुआ हाइड्रोजन एक्टिव है या नहीं है बेटा, है, सारे के सारे ही एक्टिव है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ठीक है। अच्छा, एक्टिव हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन कब बना सकता है, जब सामने भी कौन आ रहा हो, फोन। क्या इसके सामने फोन में से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये एच बॉन्ड कर लेगा। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि सर ये भी एक्टिव है तो क्या ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो नहीं, बना सकता है पर बना नहीं पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर है, एक ही है। तो एट अ टाइम ये एक के साथ ही एच बॉन्डिंग करेगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके ज्यादा नजदीक होता है स्ट्रक्चर वाइज, और इसीलिए इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ये किसी और के साथ बना सकते हैं, पर ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। मुझे बताइए, अभी इसका स्ट्रक्चर में मैंने बोला था एक HF कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे, 2। यहां पर बताइए एक अमोनिया कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है आपको, 2। क्या अमोनिया 2 से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट, मतलब कोई सॉलिड में हो, कोई लिक्विड में हो, कोई गैस में हो, तो सॉलिड लिक्विड गैस में कोई भी कंपाउंड अपने हाइड्रोजन बॉन्ड की क्वांटिटी को बदल सकता है। ऐसा नहीं कि हर कोई बदलेगा, लेकिन हाँ, अमोनिया जैसा मॉलिक्यूल जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड की क्वांटिटी चेंज कर सकता है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 4 भी बना सकता है। बट हाँ, हम जो हमारे सिलेबस में यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, 2 वाला। क्यों 2 वाला यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है बेटा आगे जाके, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में अमोनिया आपको कौन से स्टेट में मिलेगा, लिक्विड। अरे बॉईल करने का मतलब किसी लिक्विड को ही तो उबालोगे, ठीक है ना। तो अमोनिया जब लिक्विड में होता है ना, तो अमोनिया कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 2। तो हम इसको लिक्विड की तरह ट्रीट करते हुए चलेंगे। जब ये सॉलिड में जाएगा तो ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अमोनिया तो कितने हो सकते हैं, 4। लेकिन हमें, क्योंकि इसके बॉइलिंग पॉइंट में हम इसको यूज करेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे जब मैं आपसे पूछूंगा कि एक अमोनिया कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो अपना आंसर क्या रहेगा, 2। HF भी 2 बनाता है, अमोनिया भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है क्लियरली। अब एक बात बताओ, यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रक्चर था वो कैसा था बेटा, जिगजैग। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर। क्या है ये, लीनियर। सर ये कहां से लीनियर है, लीनियर किसको बोला जा रहा है, हम यहां पर एटम की पोजीशन नहीं देख रहे हैं। बच्चा एटम सोचता है, हम यहां हाइड्रोजन बॉन्ड की पोजीशन देख रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को देखो, HF से मतलब ही नहीं है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, 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 क्या हाइड्रोजन बॉन्ड आपको जिगजैग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये एटम के बारे में नहीं बोला जा रहा है कि जिगजैग है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इधर देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा दिख रहा है, लाइन में, और इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा, लीनियर। आगे बढ़ता हूं, एक और एग्जाम्पल लेता हूं। तीसरा एग्जाम्पल हमने क्या लेना है बेटा, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। स्ट्रक्चर है वो सबको पता होगा, HCN का इस तरह से बनता है। तो बेटा HCN का स्ट्रक्चर बना। एक बात बताओ मुझे, पहली बात तो अपने को ये पहचाननी है कि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव है भी कि नहीं है। क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव है, क्या ये कहां से एक्टिव है, किससे जुड़ा हुआ ये, क्या कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव हो सकता है क्या, कब हो सकता है, जब वो sp हाइब्रिड कार्बन, और ये sp हाइब्रिड कार्बन है, ये sp हाइब्रिड कार्बन है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन है बेटा। अब अगर ये हाइड्रोजन एक्टिव है, ध्यान सुनना, ये हाइड्रोजन एक्टिव है, ये हाइड्रोजन एक्टिव है, ये हाइड्रोजन एक्टिव है, तो एक्टिव हाइड्रोजन के सामने अगर फोन में से कोई आ जाए, या एक्टिव हाइड्रोजन के सामने फोन में से कोई आ जाए, या एक्टिव हाइड्रोजन के सामने फोन में से कोई आ जाए, तो क्या ये एच बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता, बना। हालांकि हमें HCN का कोई ज्यादा यूज नहीं आएगा, हमें मेनली जो यूज आएगा वो HF, अमोनिया, और इसके बाद हम वाटर पढ़ेंगे उसका यूज आएगा। बट ठीक है, हमको sp हाइब्रिड कार्बन की कंडीशन देखनी थी, तो एक एग्जांपल आपको यहाँ लिखा दिया गया, नोट करें इसे। आगे बढ़ते हैं वाटर पे।
लिख लिया भाई सबने? जल्दी लिखो अपना, जल्दी हाथ चलाना भाई आज। फटाफट लिखिए। चलिए ना, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। चौथा एग्जाम्पल जो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज अबाउट वाटर। ठीक है, वाटर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए वाटर के स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिएगा। पहले मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा कैसे बनाना है आपको। पहले तो 3 लेयर्स बनेंगी इसमें ना, ऊपर भी H2 आएगा, बीच में भी H2 आएगा, नीचे भी H2 आएगा। तो पहले बन जाने देना ताकि गड़बड़ ना करो स्ट्रक्चर बनाते रहो। ठीक है, ये 3 वाटर मॉलिक्यूल मैंने यहाँ बनाए और इनके बीचों बीच यहाँ पर भी हमको क्या बनाना है बेटा? H2O बनाना है। ठीक है, इसके पास लोन पेयर भी होगा। ठीक है, ये कुछ अपन ने एक रैंडम स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिया। अब इस रैंडम स्ट्रक्चर में देखें जरा ध्यान से, तो सबसे पहले तो एक वाटर के पास कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2, और 2 ही क्या आ रहे हैं बेटा? उसके पास लोन पेयर भी आ रहे हैं। अब मुझे बताइए जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहे हैं सारे एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है बेटा? है, सारे हाइड्रोजन एक्टिव है। ठीक, अब सारे हाइड्रोजन एक्टिव है तो सबके सब क्या कर सकते हैं बेटा? एच बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है देखो, ये एक्टिव हाइड्रोजन क्या करेगा? इस वाले ऑक्सीजन से लोन पेयर के साथ बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ लोन पेयर से बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ। सिमिलरली ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बनते जाएंगे। ठीक ना, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते जाएंगे। तो इस तरह से कई सारे हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बनते हुए दिख जाएंगे और ये ऐसे बनते जाएंगे ना, कंटिन्यूटी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जाएंगे। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, इन हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन समझिएगा। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से यहां पर बीच में कुछ खोखला स्पेस बनता हुआ दिख रहा है क्या बेटा? हाँ, इस तरह के खोखले स्पेस को, ये जो खोखला स्पेस यहां बन के आ रहा है, इसे बोलते हैं ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर क्या? खुले हुए पिंजरे की तरह, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें ओपन केज की तरह, हाँ, तो ओपन केज की कंडीशन क्या है कि जैसे मान लो पिंजरा होता है, तो आप देखते हैं पिंजरा जो है उसमें बाहर तो जालियां लगी होती है लेकिन अंदर तो खाली होता है, खोखला होता है। वैसे इसको अपन क्या मानेंगे कि ये बाहर की बाउंड्री है और अंदर कैसा पड़ा हुआ है? खाली। और इसी वजह से अगर यहाँ पर खाली जगहों पर कोई एटम होता है या कुछ होता तो इसका मास ज्यादा होता, डेंसिटी ज्यादा होती। और इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि बेटा डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है ना, वो कम होती है किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर से। और आइस की डेंसिटी अगर वाटर से कम है, इसका मतलब है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ये अपन ने कई बार सुन भी रखा होगा कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। और फ्लोट करने का कारण क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। और डेंसिटी ऑफ आइस वाटर से कम क्यों? उसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। दो तरह के स्ट्रक्चर सुने अपन ने, एक हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर और एक ओपन केज लाइक। तो कंफ्यूज होकर इधर उधर मत लिख देना बाई चांस जल्दबाजी में ना। तो यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर है? ओपन केज लाइक, पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले काम करें, डायग्राम बनाइए, फिर इसके अंदर 4-5 पॉइंट्स हमको लिखने हैं जो एनसीईआरटी में आपको दे रखे हैं हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर, वो हम यहीं पे लिखेंगे। इसमें तो व्हाइट जैसा दिख रहा है, ग्रे कलर है। तिलस्मी, लेट्स क्रैक इट। टीवी में भी रोटेशन वाला होना चाहिए था, है ना, ऐसा वाला। बहुत बढ़िया। देश तो बदल रहा है तो भेष मत बदल लेना अपना। ठीक है। बन गया भाई स्ट्रक्चर। चलिए अब स्टेटमेंट बोलते जाना, लिखते जाइएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, 5 पॉइंट लिखने अपने को। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, लिखिएगा स्ट्रक्चर बनाते रहना, बना ही हुआ स्ट्रक्चर बोर्ड पे।
पहला पॉइंट लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, density of ice is less than water due to, density of ice is less than water due to open cage like structure, density of ice is less than water due to open cage like structure, due to open cage like structure, hence ice floats on water, hence ice floats on water। तो आइस का डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है, इसलिए आइस फ्लोट करता है। और डेंसिटी कम क्यों होता है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे मिलता है बेटा? 4 डिग्री। ठीक है, याद रखना, सिंपल है। एक वाटर कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? एक वाटर कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना? 4। बस वही टेम्परेचर याद रख लेना कि 4 डिग्री पे इसकी डेंसिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा। याद रखने का जुगाड़। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे। अच्छा मुझे बताओ, लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर मतलब मान लो 0 से कम, उसमें बर्फ जमती है। फ्रिज में बर्फ रखते हैं, वो बर्फ जब निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स। ये क्यूब्स का फोकस रखना इसमें। वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है ना लो टेम्परेचर पे, वो क्यूबिक होता है। कैसा होता है? क्यूबिक। तो याद कैसे रखेंगे कि लो टेम्परेचर पे आइस क्यूब्स बनते हैं, वहां से अपन क्या याद रखेंगे? क्यूबिक। ठीक है ना, लिखिएगा तीसरा पॉइंट, एट लो टेम्परेचर्स, एट लो टेम्परेचर्स स्ट्रक्चर ऑफ, एट लो टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज क्यूबिक, एट लो टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज क्यूबिक। मतलब वाटर जो है ना वो अलग अलग टेम्परेचर पे अपना अलग अलग स्ट्रक्चर चेंज करता है। जैसे हम इसकी बात करें तो ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा? आइस का। तो ये आइस का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। और अलग अलग टेम्परेचर पे वाटर के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। कभी ओपन केज होता है, कभी क्यूबिक होता है, कभी हनी कॉम्ब होता है, कभी रोम्बिक होता है। ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये क्यूबिक क्या है, रोम्बिक क्या है, ये अभी आपने पढ़ा नहीं है। जब आप सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर आपको रोम्बिक क्यूबिक बताया जाएगा। इसमें अलग अलग कंडीशन होती है। रोम्बिक क्यूबिक का मैं थोड़ा सा आइडिया दूं आपको तो क्या होता है, देखो मान लो सॉलिड स्टेट में आप क्या पढ़ेंगे? आप सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट सेल। क्या पढ़ेंगे? यूनिट। जैसे बायो में आप क्या पढ़ते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। वैसे वहां पर जब भी कोई लैटिस बनेगा, लैटिस मतलब केटाइन एनाइन का कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वहां पर जो सबसे बेसिक यूनिट होगी उसको क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। और वो यूनिट सेल जो होगा ना, जैसे मान लो ये कमरा, ये क्यूब है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोल रहे हैं? क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर लेंथ होता है, इसके अंदर ब्रेड्थ होता है, इसके अंदर हाइट होता है, और इसके अलग अलग एंगल भी होंगे। वहां का एंगल, वहां का एंगल, वहां का एंगल। तो ये जो एबीसी होते हैं और इसके जो एंगल होंगे उनको हम लोग अल्फा, बीटा और गामा लिखेंगे। तो अलग अलग टाइप के लेटिस बनते हैं। 14 टाइप के लेटिस पढ़ोगे आप लोग, है ना। उसमें कई बार होगा कि ये तीनों बराबर है पर ये तीनों बराबर नहीं है। कभी होगा कि ये दोनों बराबर है पर ये बराबर नहीं है। कभी वो बराबर है, कभी वो बराबर नहीं है। ऐसे अलग अलग कंडीशंस होती है उसमें, जिसके हिसाब से आपको 14 टाइप के लेटिस पढ़ने होते हैं। और उन 14 टाइप के लेटिस में से एक टाइप का लेटिस क्या कहलाता है? क्यूबिक, मतलब क्यूब जैसा दिखने वाला, जिसके अंदर एंगल वेंगल या साइड वाइड आपको बराबर देखने को मिलेगी, उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक लेटिस। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे बात, सॉरी चौथे पॉइंट और पांचवें पॉइंट पे बात करता हूँ, ध्यान सुनना। अभी जो पॉइंट बता रहा हूँ जबरदस्त पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान समझेंगे इसको। बेटा एक बात बताओ, इस ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, ये वाला जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है सेंटर वाला, इस ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 1 2 3 4। तो एनसीईआरटी क्या लिखता है कि इन स्ट्रक्चर ऑफ आइस ईच ऑक्सीजन इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम। 4 हाइड्रोजन एटम से सराउंडेड है। और वो कैसे सराउंडेड है? टेट्राहेड्रल। मतलब ये स्ट्रक्चर बोर्ड पे अपने को कैसा भी दिखेगा, याद करो SiO2। तो SiO2 का स्ट्रक्चर बोर्ड पे तो अपन ने स्क्वायर जैसा बनाया था, लेकिन मतलब बोलता है एक्चुअल में तो वो टेट्राहेड्रल होता है। वैसे ये भी यहाँ पर ऑक्सीजन से जो 4 हाइड्रोजन है ना, ये ऐसे टेट्राहेड्रल फॉर्म में जुड़े होंगे। बोर्ड पे अपन ऐसा बनाते हैं। तो अच्छा मुझे बताओ, ये चारों हाइड्रोजन का डिस्टेंस ऑक्सीजन से बराबर होगा या अलग अलग होगा? सोच लो आराम से। बराबर होगा या अलग होगा? अलग होगा। क्यों अलग होगा? 2 कोवेलेंट बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। बेटा ये जो कोवेलेंट बॉन्ड वाला डिस्टेंस होगा ये छोटा होगा, ये तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ये हकीकत वाला बॉन्ड है। और ये तो सड़क चलने वाला बॉन्ड था, तो ये तो दूर होगा, वीक अट्रैक्शन है ना। तो ये वाले डिस्टेंस छोटे होंगे और ये वाले डिस्टेंस बड़े होंगे। लेकिन एक और बात समझेंगे यहाँ पर,
अभी ये दोनों पॉइंट को एक साथ देख लेते हैं, फिर से वही बात करते हैं ऑक्सीजन का। एक ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन से सराउंडेड है? एक, दो, है ना, ये एक, ये दो, तो क्या एक और पांचवा कहां से आ गया? चार ही तो, कौन सा बगल वाला? अबे डायरेक्ट जिससे जुड़ा हो, ऐसे ऐसे थोड़ी जुड़ा होगा, ये तो पहले इससे जुड़ा फिर ये इससे जुड़ा, ऐसे जुड़ा ना, डायरेक्टली जुड़ा हो जिससे। तो ईच ऑक्सीजन इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम। और ये जो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का डिस्टेंस है, ये बताइए, ये बड़ा छोटा है, बराबर है, क्या है? ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि आपको ऑक्सीजन से ऑक्सीजन तक जाने के लिए एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड और एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, या पहले हाइड्रोजन आएगा या बाद में कोवेलेंट आएगा, पर आएगा दोनों ही, और इसलिए वो डिस्टेंस क्या होगा? बराबर। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा हूं, लिखिएगा। इन ice each oxygen atom is tetrahedrally in ice each oxygen atom is tetrahedrally surrounded by in ice each oxygen atom is tetrahedrally surrounded by 4 hydrogen atoms, tetrahedrally surrounded by 4 hydrogen atoms which are सॉरी, है ना, विचार वाला रहने दो, बस इतने लिख लो, 4 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, इक्विडिस्टेंट नहीं होते वो, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे 5वें नंबर पे, इन आइस ईच ऑक्सीजन एटम in ice each oxygen atom is tetrahedrally surrounded by 4 other oxygen atoms, 4 other oxygen atoms which are equidistant, ठीक है। अब देखें, ये सारे पॉइंट्स को लिखने के बाद अगले एग्जांपल के ऊपर आ रहे हैं, और अगला एग्जांपल हमें क्या लेना है? वाटर और H2O2 में कंपैरिजन करना है, ठीक है। वाटर तो आपको पता ही है, और H2O2 की बात करें तो इसका नाम क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और याद करिएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हाफ ओपन बुक लाइक, है ना। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दो चीजें कंपेयर करनी है इसकी, ये दोनों चीजें आगे काम में आने वाली है आपको। पहला हम लोग क्या कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। आइए बात करते हैं, पहले बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो बेटा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? एक्सटेंट का मतलब हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से। मुझे बताइए, एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4। एक इधर से बनाएगा, एक इधर से बनाएगा, एक इधर से बनाएगा, एक इधर से बनाएगा, तो एक वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि H2O2 की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, तो एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये भी बनाएंगे, लेकिन इसके पास कितने लोन पेयर है? 2। जैसे इसके दोनों लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे, तो ये भी तो लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो एक H2O2 मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 6। अब मुझे बताओ, एक वाटर मैक्सिमम बना रहा है 4 और एक H2O2 मैक्सिमम कितना बना रहा है? 6। तो दोनों में से एक्सटेंट किसका ज्यादा है? H2O2 का। क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी ज्यादा होगी? H2O2 की। और ध्यान सुनना, जो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा आएगा। ये हम लोगों को आगे पढ़ना है, ठीक है, वहां पर इसका कंपेरिजन भी करेंगे हम लोग। अब अगला आता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में हम लोग क्या देखते हैं बेटा? X, H और Y। और याद करिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे? H के ऊपर आने वाला डेल्टा प्लस। बेटा इसमें बताओ, यहां पर जो डेल्टा प्लस आएगा हाइड्रोजन पे, है ना, तो वो डेल्टा प्लस किसकी वजह से आएगा? O की वजह से। अरे इसमें X कौन है? O ही तो है, और इसमें भी X कौन है? O ही है, तो दोनों जगह X तो बराबर है। और फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? Y के साथ। इसमें Y कौन होगा? अगला बात करता हूं, यही आपका Y है, ये X है, ये H है, ये Y है। यहां पर भी जो बनाएगा अगला H2O2 का लोन पेयर के साथ, तो ये X है, ये H है और ये Y है। तो यहाँ X भी सेम है और Y भी सेम है, और इसलिए यहां पर हाइड्रोजन पे आने वाला प्लस भी बराबर होगा और Y का EN भी बराबर होगा। और इसीलिए आप जब इसकी स्ट्रेंथ की बात करोगे तो इस तरह से स्ट्रेंथ नहीं निकल पाएगी। इसका मतलब ये मत समझना कि स्ट्रेंथ बराबर है, स्ट्रेंथ तो अलग अलग है, लेकिन इसमें X, H और Y से आप स्ट्रेंथ नहीं निकाल पाओगे। आपको इसके लिए सीधा सीधा कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना पड़ेगा,
और कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप क्या लगाते हैं बेटा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। अब इसको लगाते हैं। अब एक बात बताओ, यहां पर अगर आप चार्ज की बात कर रहे हो तो बेटा हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, डेल्टा प्लस। मुझे बताओ इस हाइड्रोजन पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा बेटा, 1, मतलब डेल्टा प्लस की बात करूं तो प्लस डेल्टा, और यहां पर भी हाइड्रोजन पे आएगा डेल्टा प्लस, लेकिन इस ऑक्सीजन पे कितना आएगा, डेल्टा माइनस माइनस। देख लो आराम से, इस वाले ऑक्सीजन पे इसकी वजह से भी डेल्टा माइनस आएगा, इसकी वजह से भी डेल्टा माइनस आएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड में तो एट अ टाइम तो एक ही हाइड्रोजन जाएगा ना, तो एक हाइड्रोजन पे कितना आएगा, एक डेल्टा प्लस, लेकिन जो ऑक्सीजन होगा उस पे तो दोनों की वजह से क्या आएगा बेटा, डेल्टा माइनस। यहां पर हाइड्रोजन पे कितना आएगा, डेल्टा प्लस, पर यहां जो ऑक्सीजन होगा उस पे क्या आएगा, एक डेल्टा माइनस। ये हमने पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड में भी डिस्कस किया था। तो यहां पर जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, 1:2, और यहां पर जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, 1:1। तो बेटा 1:2 वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि कूलम्स लॉ यही बोलता है कि जब दो ऑपोजिट चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। इसका मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर आपको क्या मिलेगी, ज्यादा, और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2O2 आपको क्या मिलने वाला बेटा, कम मिलने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल के बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, और वो एग्जाम्पल है बेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पैरा नाइट्रोफिनॉल को अगर हम लोग ड्रॉ करें, ध्यान से देखिएगा, तो फिनॉल ग्रुप क्या हो गया बेटा, बेंजीन के ऊपर OH ले आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, फिनॉल। और नाइट्रो ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगाना है, पैरा। पैरा मतलब 1,4 वाली पोजीशन पे आपने NO2 ग्रुप लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अब एक बात बताइएगा, यहां पर ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं बेटा, है। और एक्टिव हाइड्रोजन के सामने, ध्यान से सुनना पहले, एक्टिव हाइड्रोजन के सामने अगर फोन में से कोई आ जाए तो क्या H बॉन्डिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती है। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसी हो जाए तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो मॉलिक्यूल का रोल आए या विद इन द मॉलिक्यूल हुआ, और विद इन द मॉलिक्यूल होने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, इंट्रा। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स या वीक फोर्स, क्या ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड वीक होता जाएगा। अगर ये नाइट्रो ग्रुप यहां पर होता तो डिस्टेंस कम होता, बेटा पे होता तो भी डिस्टेंस इसके मुकाबले कम होता। ये डिस्टेंस डाई सब्स्टिट्यूटेड में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर जो इनका डिस्टेंस होगा ना, और उसके ऊपर भी NO2 का अलाइनमेंट भी ऐसा ही है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये इतना ज्यादा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब अगर ऐसा हो पाता तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता, लेकिन ध्यान रखना कभी भी पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि पैरा का डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि वहां पर आपको इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी। अब इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी तो फिर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, तो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी बेटा। और इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर आ रहा है NO2 ग्रुप, और यहां पर क्या आ रहा है बेटा, OH ग्रुप। ध्यान से देखते जाइएगा बेटा, इस OH में ये फ्लिप करके लाए ना, इसका ऐसा है और इसका स्ट्रक्चर अपने फ्लिप कर दिया। अब मुझे बताओ इसके ऊपर डेल्टा प्लस है या नहीं है बेटा, है। तो ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। एक्टिव के सामने कौन आ गया बेटा, फोन। एक्टिव के सामने कौन आ गया बेटा, फोन। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले रहे हैं, और वो एग्जांपल कौन सा आ रहा है बेटा, एसिटिक एसिड। अच्छा बताइए, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH3COH। तो CH3COOH, ये आ गया इसका स्ट्रक्चर। और ऐसे ही एक और CH3COH ले रहे हैं, तो बेटा CH3COOH ये अपने ले लिया, ठीक है। यहां पर ये जो पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ होता है, और ये आपने पढ़ा हुआ होता है सॉल्यूशन चैप्टर में, कि एसिटिक एसिड जो होता है ना वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर। कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर। आप जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लास्ट में एक टॉपिक आता है वेंट हॉफ फैक्टर, आई निकालते हैं जहां पर है ना, अल्फा वल्फा करते हैं पर। तो वो जो आई निकालते हो वहां पर दो चीजें आती है, एक तो एसोसिएशन वाली कहानी और एक डिसोसिएशन वाली। तो डिसोसिएशन वाले में तो जो मॉलिक्यूलर मास मिलता है वो जो होना चाहिए था उससे कम मिलता है, क्योंकि डिसोसिएट हो जाते हैं। और एसोसिएशन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा मिलता है। और वहां पर आपको बताते हैं कि एसिटिक एसिड का वैसे तो एक्चुअल मास अगर आप इसका निकालोगे तो 60 होता है, लेकिन जब ये मिलता है तो इसका मास कितना मिलता है, 120। अगर 60 का मास 120 मिल रहा है, इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, 2। इसका मतलब है एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये आपने सॉल्यूशन में भी सुना हुआ होता है, एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। अब वही हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये डाइमर कैसे बनाता है। तो डाइमर बनाने के पीछे रीजन क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। आप मुझे बताइए
ये वाला हाइड्रोजन एक्टिव है या नहीं है बेटा? है। ये वाला हाइड्रोजन एक्टिव है या नहीं है बेटा? है। एक्टिव हाइड्रोजन के सामने फोन आ गया, एक्टिव हाइड्रोजन के सामने फोन आ गया, इन दोनों ने क्या बना लिया बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया? डाइमर। एक बात बताओ, ये CH3 में भी हाइड्रोजन है या नहीं है बेटा? है। क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव है? क्यों नहीं है? ये sp3 वाले कार्बन से जुड़ा है, वो एक्टिव नहीं होता। पहले इतना नोट करिए, एक और एग्जांपल इसका वो देखते हैं। चलिए ना, यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा। इसमें होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लास्ट एक एग्जांपल समझते हैं, और वो क्या है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आपको दिया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आयन को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसको पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ये जो कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, तो इसको अपन ने आयंस में तोड़ दिया ना, केटायन एनायन केटायन एनायन। अब इसमें केटायन का जो रोल है उसको थोड़ी देर के बाद देखते हैं अपन, और पहले एनायन की कहानी समझते हैं। आपको क्या बोलता है एग्जाम में कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, ये कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? पॉलीमर। और जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट ये कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डाइमर। तो उसके पीछे कारण पूछता है कि क्यों ये पॉलीमर बनाता है और क्यों ये डाइमर बनाता है। इसको भूल जाए अभी, पहले इस स्ट्रक्चर को फोकस करें, है ना।
जो ये बाइकार्बोनेट है ना HCO3 माइनस, HCO3 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ठीक है। यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये एक्टिव है, ये हाइड्रोजन है ये एक्टिव है, ये हाइड्रोजन है ये एक्टिव है। तो ये एक बाइकार्बोनेट आया, दूसरा बाइकार्बोनेट आया, तीसरा बाइकार्बोनेट आया, बेटा ये आपस में H बॉन्ड बनाते जाएंगे, और H बॉन्ड बनाते जाएंगे तो ये चेन ऐसी बनती जाएगी। अगर ये चेन ऐसी बनती जाए तो मुझे बताइए इसका एक मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, दो जुड़ रहा है, या कई सारे जुड़ रहे हैं? बेटा कई सारे। और जब कई सारे जुड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीमर। यही होगा। तो भाई अभी तक अपन ने इसमें सोडियम और पोटेशियम नहीं लिया, अपन ने दोनों में बाइकार्बोनेट कॉमन है, तो बाइकार्बोनेट की कहानी समझी कि बाइकार्बोनेट तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते जाएगा बनाते जाएगा बनाते जाएगा, वो बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते जाएगा, मतलब वो क्या बना सकता है? पॉलीमर। सब ठीक है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, एवरीथिंग ऑल राइट, ठीक है। चले, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बनाते जाएगा तो ऐसी एक लंबी चेन बन जाएगी, और लंबी चेन बन जाएगी मतलब क्या बन जाएगा? पॉलीमर। अब आता है कहानी सोडियम और पोटेशियम। ये बात याद करो, सोडियम का साइज जिगजैग जिगजैग उल्टा एन, क्या सोडियम का साइज छोटा होता है? हाँ। और पोटेशियम का साइज, सोडियम और पोटेशियम के साइज का गैप पूरे एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा होता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ सोडियम, अब इस माइनस को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई कैटायन तो आएगा, एक बार सोडियम लेंगे एक बार पोटेशियम लेंगे। बेटा सोडियम का साइज कंपैरेटिवली पोटेशियम के मुकाबले बहुत छोटा होता है। पोटेशियम के मुकाबले सोडियम का जो साइज है वो छोटा होता है। ये मान लो अपन ने Na+ का साइज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कुछ इस तरह से, तो बेटा ये Na+ जो आएगा है ना, ये एनायन तो ऐसे जुड़ते जाएंगे, लेकिन उस एनायन के साथ कोई कैटायन होगा, पर कैटायन का साइज क्योंकि छोटा है तो इन कैटायन में कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगेगा, और इस वजह से ये चेन बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी, और क्या बना लेगा? ये पॉलीमर। लेकिन अब मान लो इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए, यहीं पर Na+ के बदले में क्या लाता? K+। तो K+ Na+ इतना बड़ा है तो K+ इतना बड़ा है, वेरी लार्ज। तो K+ जो है वो ऐसा होगा, तो इसका K+ ऐसे आएगा, इसको K+ ऐसे आएगा, इसको K+ ऐसे आएगा, तो आएगा कैसे फिर, है ना? तो इसका मतलब है इनके बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन। तो इसीलिए K+ ऐसे तो आ नहीं पाएंगे, और जब आ ही नहीं पाएंगे तो फिर जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं तो फिर तो डाइमर भी नहीं बनना चाहिए था, कुछ भी नहीं होना। तो रिपेल कर देंगे तो ये दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट, तो गली में मुड़ जाओगे तो खत्म हो गया ना अट्रैक्शन। तो अगर यहाँ K+ ले लिया, यहाँ K+ ले लिया, तो अपने रिपल्शन को दूर करने के K+ दूर जाएगा, तो सिर्फ K+ नहीं जाएगा, वो माइनस को भी खींच के ले जाएगा अपने साथ, बोले माइनस प्लस के साथ ही तो रहेगा, है ना? तो ये दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो फिर अट्रैक्शन खत्म। तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए क्या करता है, एक बाइकार्बोनेट तो ऐसा आता है, और दूसरा बाइकार्बोनेट क्या हो जाता है? फ्लिप हो जाता है। और फ्लिप होने से क्या होगा? इसका K+ इधर माइनस के साथ, और इसका K+ इधर माइनस के साथ, तो इन्होंने जुगाड़ कर लिया, प्लस प्लस साइड कर दिए, और इधर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। ओ माय गॉड, ठीक है। तो यहां पर बन गया ये हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इसका मतलब है कितने मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए? दो। अब मान लो डाइमर तो बन गया, अब सोचिए अगर तीसरा आता बाई चांस, तो तीसरे आने की दो पॉसिबिलिटी, या तो तीसरा इसके जैसा आएगा या तीसरा इसके जैसा आएगा। इसके जैसा तो तीसरा आ नहीं सकता क्योंकि डायरेक्ट रिपल्शन होगा। अब तीसरा अगर इसके जैसा आएगा ना, तो उसका K+ और उसका K+ इतना बड़ा होता है अभी भी, तो उनके बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन। इसलिए दो से ज्यादा जुड़ नहीं पाएंगे, और क्या बनेगा? डाइमर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें, अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन करा वो क्या था बेटा? होमो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहां दोनों मॉलिक्यूल्स क्या थे? सेम। अब आते हैं हेट्रो इंटरमॉलिकुलर पे, ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं हेट्रो इंटरमॉलिकुलर पे। तो हेट्रो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान सुनिएगा। हेट्रो इंटरमॉलिकुलर मतलब कितने मॉलिक्यूल होंगे? दो। लेकिन दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे, डिफरेंट होंगे? डिफरेंट। इसके दो ही एग्जांपल हम लोगों को समझने हैं, और दोनों एनसीईआरटी में आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन में दे रखा है, इसलिए उसको समझना जरूरी है। एक है अल्कोहल एंड वाटर, और एक है फिनॉल एंड वाटर। तो बेटा अल्कोहल वाटर और फिनॉल वाटर की बात करें, अब इतना सबको पता है कि अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है, या ऐसा बोले तो वाटर अल्कोहल में, सब क्या परेशानी है? होता है कि नहीं होता? होता है। तो इतना सब जानते हैं? नहीं जानते? मूवीज में देखा होगा ना,
हाँ, तो अल्कोहल वाटर की बात करें तो ध्यान से देखिएगा। बहुत बढ़िया, तरक्की पे हो। बहुत बढ़िया बाबू, बाबूजी का नाम रोशन करोगे। ठीक है, अब आइए, ये अल्कोहल वाटर लिया और ये फिनॉल वाटर लिया। अब देखो ध्यान से, यहां पर इसके ऊपर क्या आ रहा है बेटा, डेल्टा प्लस, और यहां पर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। यहां पर क्या आ रहा है बेटा, डेल्टा प्लस, और यहां पर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। एक बात समझो, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है, दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, दो मॉलिक्यूल, यहाँ भी दो मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल सेम है अलग है, अलग है, दोनों मॉलिक्यूल अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, हेट्रो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन एक बात समझे, ये तो टाइप था, एग्जाम्पल था, समझना तो समझ लिया, पर इसमें मेन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा आपको, एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसके अंदर एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट वाइज लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल इज वाटर इज हाई, और वो क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पर ये एग्जांपल लिखने के बाद लिख लेना, अल्कोहल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, फिनॉल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कभी एग्जाम में पूछे कि भाई अल्कोहल, अल्कोहल वाटर में तो वैसे भी सॉल्युबल होता है, लाइक डिजोल्व लाइक है, पोलर पोलर है, लेकिन जितना होना था उससे ज्यादा सॉल्युबल मिलता है, और क्यों मिलता है ऐसा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। नोट करें इसे, आगे बढ़ते हैं, इंट्रामोलिकुलर देखते हैं, विद इन द मॉलिक्यूल की कहानी समझते हैं। अभी तो 2 मिनट शेष है भाई। ओहो, टॉस डिलेड ड्यू टू रेन। बॉल 1 at 8 PM, 8 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी, तब तक आपकी छुट्टी हो जाएगी। बहुत दुख हुआ आज। बारिश ने कईयों का काम बिगाड़ दिया, कितनी उम्मीद से बैठे हुए थे। ईश्वर भी नहीं चाहता जल्दी जाओ तुम लोग आज। दुख की, दुख काहे नहीं खत्म होता, अभी नहीं खत्म होगा बेटा, अभी तो शुरू ही हुआ है। अभी तो बहुत लंबे दुख झेलने तुमको। मनुष्य का जो अवतार लिया है, तो दुख खत्म हो जाएंगे तो फिर काहे के मनुष्य, है ना। हाँ, तो दुख तो झेलने ही होता है। दुख के बिना फिर क्या मतलब, फिर जब तक लाइफ में ट्रबल ना हो, स्ट्रगल ना हो, तो फिर मजा क्या जीवन का। कोयले से हीरे बनने की कहानी पे, अभी तो कोयले ही हो तुम लोग। है ना, हीरे बनोगे, निखरोगे धीरे धीरे, कई चीजों में एक्सपर्ट हो चुके होगे, कई चीजों में एक्सपर्ट होगे धीरे धीरे। आज शुक्रवार है, कल शनिवार है। हाँ, कल शनिवार है? मेरे तो मैच अभी आज ही, सब फिक्स है। सब फिक्स, जीवन में वैसे ही सब फिक्स है, ऊपर वाले ने सब फिक्स कर ही रखा है पहले से। क्वेश्चन वोश्चन प्रैक्टिस चल रही है कि नहीं चल रही है? आवाज तो बहुत जोर से चिल्लाते, तो बहुत जोर से करते भी नहीं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया रहेगा। है? 5 बजे, 5 बजे, कब, शाम को? हाँ तो बढ़िया है ना, माहौल बने रहना चाहिए। कोई बात नहीं, क्या परेशानी है, खौफ भी बने रहना चाहिए। है कि नहीं, खौफ रहना चाहिए मार्केट में, है? हाँ तो खौफ तो रहना ही चाहिए, क्लास में बाहर भी खौफ है अपना तो।
खौफ तो रहना ही चाहिए, मतलब आपका नाम लिया जाए लोग बाग डर जाए तो अच्छा लगता ना, खौफ जरूरी है जीवन में। एक ही व्यक्ति से डरना चाहिए जीवन में, ऊपर वाला, और बाकी अपने ऊपर में पिताजी माताजी इनसे भी डरना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अपन ने बात करी अभी इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद जो दूसरी कैटेगरी हमें पढ़नी है वो है बेटा इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, ध्यान सुनेगा। इंट्रामॉलिकुलर में 4 एग्जांपल हम लोग बेसिकली डिस्कशन करेंगे। पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। कौन गिरा है बटन? कहा हो गया? गिर गया? काहे? संभाल नहीं पा रहे हो? संभालो बेटा, आगे घर गृहस्थी संभालना है, अभी बाटल नहीं संभाल पा रहे हो तुम जीवन में है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करें, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करें, ध्यान सुनना। इसमें स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये बात बताओ, नाइट्रोफिनॉल अगर हम लोग बना रहे हैं तो ये आ गया OH, ये तो फिनॉल ग्रुप हो गया। और ऑर्थो पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ है बेटा? नाइट्रो वाला ग्रुप, मतलब NO2 वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक बात बताइए, ये जो हाइड्रोजन है क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है बेटा? है। और सामने फोन में से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सपोज हो जाए, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आपको एक रिंग बनती हुई दिख रही है बेटा? है ना? अब ये जो रिंग बन रही है इसमें जरा आप मेंबर काउंट करेंगे तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, 2 मेंबर तो ये हो गए, 3 4 5 6। ये जो रिंग बन रही है क्या ये 6 मेंबर्ड रिंग है या नहीं है बेटा? है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जनरली सुनते हैं कि 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो हाईली स्टेबल होती है। सुन रखा हो तो भी ठीक है, नहीं सुन रखा है तो आगे सुन लेंगे आप कि 5 और 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो हाईली स्टेबल रिंग होती है। इससे छोटी रिंग होती है तो उसमें एटम ज्यादा पास होने की वजह से रिपेल कर देते हैं, और इससे बड़ी रिंग होती है तो बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं तो स्टेबलाइज नहीं हो पाती। तो जनरली जो रिंग स्टेबल होती है वो 5 या 6 मेंबर्ड की रिंग होती है। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में आप बकमिंस्टर फुलरीन पढ़ते हैं, ये तो जूनियर क्लासेस में पढ़ा होता है, वहां भी आपको 5 या 6 मेंबर की रिंग बनती है। तो रिंग जो जनरली होती है वो 5 या 6 मेंबर्ड की रिंग क्या होती है? स्टेबल होती है ना, एंगल वेंगल के हिसाब से वो थोड़ी सी स्टेबल रिंग होती है। अब ध्यान सुनना, ये जो रिंग बन रही है, अब देखो ध्यान सुनना, एक पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पर कि अभी तक हम लोग कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे थे? इंटर। तो इंटर में तो 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे थे, और 2 मॉलिक्यूल जुड़ने की कहानी समझ में इसलिए भी आती है क्योंकि नेचर में आप कई सारे इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, तो उसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की ही बात चलती कि ज्यादा होगा कम होगा, 2 मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। लेकिन ये विद इन द मॉलिक्यूल इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की क्या जरूरत पड़ गई? सवाल सबसे पहले ये आता है कि विद इन द मॉलिक्यूल क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है? तो उससे उसका कारण समझते हैं। विद इन द मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो आपको 5 या 6 मेंबर्ड की रिंग मिलेगी। ठीक है, ये जो 5 या 6 मेंबर्ड की रिंग होती है ना, इस रिंग के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं किलेशन। क्या बोलते हैं? किलेशन। किलेशन, एच इज साइलेंट, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, चिलेशन, किलेशन। मार्केट में चिलेशन चलता है, ठीक है, आप किलेशन है इसका प्रोनाउंसिएशन करें। और ये किलेशन बनने का, ये जो किलेशन का प्रोसेस है, इससे क्या बनती है बेटा? किलेट रिंग। ये जो रिंग बनी इसको किलेट रिंग बोलते हैं, चिलेट रिंग बोल देते हैं स्पेलिंग के हिसाब से लोग बात, ठीक है, पर अपन इसको सही प्रोनाउंसिएट करें तो क्या होता है? किलेट रिंग। ठीक है, तो ये जो 6 मेंबर्ड किलेट रिंग बनती है ना, ये रिंग स्टेबल होती है, 5 या 6 मेंबर्ड की रिंग स्टेबल होती है। और ये रिंग बनने का जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी गई, एनर्जी गई तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना? तो कुल मिला के यहां पर कहानी क्या रही, ध्यान से देखिएगा। अगर ये बॉन्ड नहीं बनता, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, तो ये दूर रहते हैं, इस तरह की कहानी होती है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से क्या एक्स्ट्रा अट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी, और जब जब एनर्जी रिलीज होगी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ये क्या करते हैं बेटा? अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा लेते हैं, और इसीलिए इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सपोर्ट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने जो अभी एग्जांपल आ रहा है वो आ रहा है बेटा सैलिसल्डिहाइड। और सैलिसल्डिहाइड के अलावा एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, सैलिसिलिक एसिड। ये सब काम में आने वाले कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक में बार बार दिखेंगे आपको। सैलिसल्डिहाइड की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो यहां पर आ गया OH, और एल्डिहाइड ग्रुप मतलब CHO ग्रुप आ गया। और यहां पर सैलिसिलिक एसिड की बात करें तो फिनॉल पे जब
OH मतलब फिनॉल पे जब एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए, फिनॉल पे जब एल्डिहाइड ग्रुप आए तो सल्डिहाइड बोलते हैं, और फिनॉल पे जब एसिड ग्रुप आ जाए मतलब COOH वाला ग्रुप आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, सैलिसिलिक एसिड। मुझे बताइए ये वाला हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है बेटा? है। तो ये वाला हाइड्रोजन अगर एक्टिव है और ये वाला हाइड्रोजन भी एक्टिव, और एक्टिव हाइड्रोजन के सामने फोन आ जाए विद इन द मॉलिक्यूल, तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। यहां पर आपको कितने मेंबर की रिंग मिल रही है बेटा? 6 मेंबर्ड रिंग है। यहां पर भी चेक कर लेंगे जरा, और यहां पर भी देखेंगे तो आपको 6 मेंबर्ड रिंग मिल रही है। और 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा बेटा? करेगा। और उस रिंग के बनने से कुछ एनर्जी रिलीज होगी और स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी केस का। मान लीजिए आपको बोला ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल नाम से स्ट्रक्चर चमकना चाहिए कि फिनॉल ग्रुप है और ऑर्थो पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ है बेटा? फ्लोरो। तो बात बताइए क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं बेटा? है। और सामने कौन आ रहा है बेटा? फ्लोरीन। तो ये अगर एच बॉन्डिंग करेगा तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी इस बार? 5 मेंबर, है ना? 5 मेंबर रिंग है। पर क्या 5 मेंबर रिंग भी स्टेबल होती कि नहीं होती? होती है। तो इसका मतलब ये क्या करेंगे बेटा? इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको नोट करें। फिर क्लोरीन की कहानी देखते हैं। मैंने बोलता समटाइम्स क्लोरीन कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो समझते हैं। चले बेटा, है ना? यहां पर ध्यान देंगे। लास्ट जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल्स में समझ रहे हैं, आप हेडिंग देख सकते हैं, मैंने लिखा है पार्टिसिपेशन ऑफ क्लोरीन इन हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा क्लोरीन जो है ना वो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन क्लोरीन कभी कभार आपको हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता हुआ मिलेगा, ठीक है? और वो कब मिलेगा? जब रिंग का फॉर्मेशन हो रहा होगा। जब भी अगर किलेट रिंग बनती होगी ना, तो किलेट रिंग बनाने के लिए क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेगा, और किलेट रिंग बनाने से क्या फायदा होगा? वही स्टेबिलिटी मिलेगी, इसलिए क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर जाता है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा सबसे पहले ऑर्थोक्लोरोफिनॉल की, ठीक है? ऑर्थोक्लोरोफिनॉल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बेटा ये OH आ गया, ये क्लोरो आ गया। अब एक बात समझना, क्या इस हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस है या नहीं बेटा? है। ये एक्टिव हाइड्रोजन है। और ऑर्थो पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। अब क्लोरीन वैसे नॉर्मली तो एच बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन यहां पर अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर जाए तो क्या वो 5 या 6 मेंबर्ड वाली रिंग मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी बेटा? मिल जाएगी। और वो रिंग मिलने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। मुझे बताइए यहां पर कितने मेंबर की रिंग बनती हुई दिख रही? 5 मेंबर। तो ये 5 मेंबर रिंग क्या करेगी बेटा? स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करेगा, और इसी स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए क्लोरीन क्या करेगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर जाएगा।
अगला एग्जांपल आपके सामने, क्लोरल भी बोल देते हैं इसको, क्लोरल हाइड्रेट भी बोल देते हैं इसको, कई बार ऑर्गेनिक में काम में आएगा आपको। CCl3.CHOH की बात करें, CCl3, और इस C से ये C कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है, CC, और इस C से H और दो OH जुड़े हुए हैं। मुझे बताइए क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव है या नहीं बेटा है? क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव है या नहीं बेटा है? क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव है? क्योंकि ये तो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये दोनों एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन के सामने फोन में से तो कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन क्या क्लोरीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? आ रहा है। और क्लोरीन अगर आ रहा है तो अगर क्लोरीन एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट वैसे तो नहीं करता, लेकिन अगर क्लोरीन एच बॉन्डिंग में यहां पर पार्टिसिपेट कर जाए तो क्या रिंग बन जाएगी बेटा? हाँ। और रिंग कितने मेंबर की बन जाएगी बेटा? 5 मेंबर्ड रिंग है। देखो इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो दो 5 मेंबर्ड रिंग बन रही बेटा। और 5 मेंबर्ड रिंग अगर एक बनती तो ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दिया, यहाँ तो दो दो रिंग बन रही है, मतलब दो दो बार एनर्जी रिलीज होगा, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। नोट डाउन कर लीजिए इसे, क्लोरीन का पार्टिसिपेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। बनती तो बेटा वैसे तो 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 6 7 सब बनती है, लेकिन स्टेबल जो ज्यादा रिंग होती है वो 5 या 6 मेंबर होती है। किलेट किलेट जो भी ऐसे साइक्लिक रिंग बन जाए उसको किलेट रिंग बोलते हैं। और वो मेंबर 3 4 5 6 7 होते हैं नॉर्मली, मतलब सारी मिलती है, सारी टाइप की रिंग मिलती है, बट नॉर्मली जो स्टेबल रिंग की कैटेगरी में आता है वो 5 और 6 मेंबर आता है। बिल्कुल तभी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है। और रिंग भी ऐसा मत करना कि यहां पर Cl हो भाई। एक्टिव हाइड्रोजन तो फोन वाला ही होगा, और फोन के सामने फोन ना आके क्लोरीन आ जाए और रिंग बन जाए तो कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आज की गई मेहनत कल आराम देगी। चलिए ना आगे बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। देखो एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सिंपल सा टॉपिक है। इसके अंदर हमें अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस पढ़ने होते हैं, है ना। जो बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है। अब यहां पर भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ध्यान सुनना, पहली बात हम लोग यहां पर बात करने वाले अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम जिन जिन प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, नाम में लिख दे रहा हूं, ये जितनी भी प्रॉपर्टी अभी आपके सामने लिखी जा रही है सारी आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसके अंदर पढ़ते हैं फिजिक्स में। जैसे अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल स्टेट, तो भैया सॉलिड लिक्विड या गैस है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी आ जाता ही है। इसके अलावा आप पढ़ते हैं विस्कोसिटी, ये सब फिजिक्स में आपको स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर जो है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नाम का जो चैप्टर है वहां पर आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में आ जाता है। विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, वॉलेटिलिटी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें आप वहां पर देखते हो, सरफेस टेंशन, तो ये सब चीजें आप कहां पढ़ते हैं बेटा? फिजिक्स के अंदर पढ़ते भी है। ठीक है। अब एक बात सुनना, यहां पर हम लोग ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले ना, एक बात समझना, दो तरह का टर्म यूज करते हैं। एक टर्म आता है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी, और एक टर्म आती है बेटा बल्क प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? बल्क प्रॉपर्टी। बल्क का मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल या कई सारे। जैसे अगर मैं बोलूं फिजिकल स्टेट में, फिजिकल स्टेट में आपको बताना है कि कोई चीज सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ध्यान सुनते हैं, समझिएगा। ये जितनी भी प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी है सारी बल्क प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? बल्क। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको बताना है कि कोई चीज सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ठीक, तो आप कैसे डिफाइन करते थे? बचपन से याद करिए, सॉलिड में पार्टिकल कैसे होते थे? क्लोजली पैक्ड। लिक्विड में थोड़े दूर दूर, और गैस में और भी दूर दूर। ये देखकर ही तो आप बता सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड या गैस है। अगर मैं यहां पर इसमें एक मॉलिक्यूल है, कई सारे मॉलिक्यूल, जब कई सारे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं ना, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा? बल्क। ऐसी प्रॉपर्टी जिसको एक मॉलिक्यूल के दम पे डिफाइन नहीं कर सकते, आपको कई सारे मॉलिक्यूल की जरूरत। अगर यहां पर मैं आपको ये एक मॉलिक्यूल दिखा दूं केवल,
और आपसे पूछूं कि बताओ सॉलिड, लिक्विड या गैस है, तो आप नहीं बता सकते। तो सॉलिड, लिक्विड या गैस, इस तरह की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए एक मॉलिक्यूल काम नहीं आएगा, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल काम में आएंगे, ढेर सारे मॉलिक्यूल काम में आएंगे। और ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है बेटा? बल्क प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, वॉलेटिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट। आप बॉइलिंग पॉइंट समझ लेते, देसी भाषा में जल्दी समझ में आएगा। एक भगोना लिया, भगोना, तपेला, पतीला, जो भी बोले, है ना, है ना, तो वो जो भगोना आपने गर्मा गर्म चूल्हे पे रख दिया, अब उसमें जब चीज उबालने जाओगे तो ऐसा थोड़ी एक मॉलिक्यूल रख के उबालोगे। मॉलिक्यूल कितना छोटा अपना तो दिखेगा भी नहीं मॉलिक्यूल। अपन जो एक वाटर की ड्रॉपलेट है तो उसमें इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप एक मॉलिक्यूल के दम पे इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इनमें से किसी को भी आप एक मॉलिक्यूल के दम पे डिफाइन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे? ढेरों। और ढेरों मॉलिक्यूल चाहिए मतलब ये क्या है? बल्क। तो ये जो बल्क प्रॉपर्टी होती है ना, बल्क प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन पे। ध्यान सुनना, बल्क प्रॉपर्टी एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा या ढेर सारे मॉलिक्यूल पे? ढेर सारे। तो ये जो बल्क प्रॉपर्टी ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन पे। अब मुझे बताओ, अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन ज्यादा है, कम है, बहुत कम है, तो इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी पे भी तो इफेक्ट आ रहा होगा कि सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, जल्दी उबल जाएगा कि देर से उबलेगा, ये सारी प्रॉपर्टी। और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में दो तरह के इंटरेक्शन होते हैं, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या फिर वंडरवॉल होगा। जिसका कोई नहीं होता उसका वंडरवॉल तो होता ही है। तो अभी हम लोग, है ना, जो वंडरवॉल फोर्स है उस पर नहीं जा रहे, वो तो हम कल के टॉपिक पे आएंगे। पर अभी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इनको कैसे कैसे इफेक्ट कर सकता है। इनको क्या सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट करता है? नहीं, इनको वंडरवॉल फोर्स भी इफेक्ट करता है। लेकिन अभी क्योंकि हम हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पे डिफाइन करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड इनको किस तरह से इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट एक बोल रहा हूं, हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और लिखिएगा उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hydrogen bonding can affect the bulk properties like hydrogen bonding can affect the bulk properties like physical state, boiling point, etc. है ना, सारे नाम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो हम एक एक करके सब पढ़ेंगे ही, तो इसीलिए बस एक दो नाम लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, एक्सेट्रा। ठीक है, अब एक और बात सुने, हमने ये तो बोल दिया कि यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी का जरूरत पड़ रहा है बेटा? बल्क प्रॉपर्टी का। और बल्क प्रॉपर्टी में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड कई बार रोल प्ले कर सकता है कि नहीं कर सकता? बेटा कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जब आप हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये वाली अब जो बोल रहा हूं बेटा, आपने बोला कि बल्क प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन पे। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? दो, इंटर और इंट्रा। ध्यान सुनना, यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं तो ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से क्या डिसाइड होगी बेटा? बल्क प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से क्या डिसाइड होगी? बल्क प्रॉपर्टी। तो मुझे बताओ, इस मॉलिक्यूल में मान लो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कौन सा है? इंट्रा, विद इन द मॉलिक्यूल। इसके अंदर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंट्रा। और इनके बीच में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटर। तो मुझे बताओ, क्या इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में से इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बल्क प्रॉपर्टी को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन हो रहा है। अच्छा, जो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इस पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? या इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इस पे कोई फर्क पड़ रहा है? तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से इनके बीच के अट्रैक्शन पे कोई फर्क। और इसका मतलब है जब हम इस पूरे टॉपिक में एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बल्क प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो जो हाइड्रोजन, मैं बार बार ऐसा लिखूंगा कि ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वहां पर आपको ये समझना है कि मैं जिस हाइड्रोजन बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं वो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, वो इंटर होगा। क्योंकि हमें बल्क प्रॉपर्टी को इफेक्ट कराने, तो बल्क प्रॉपर्टी के लिए मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन जरूरी है विद इन द मॉलिक्यूल वाले का। इसके हाइड्रोजन बॉन्ड का इस पे कोई फर्क नहीं, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड का इस पे कोई फर्क नहीं। मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बल्क प्रॉपर्टी को इफेक्ट नहीं करता। तो स्टेटमेंट एक और लिख लीजिएगा, बल्क प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। बल्क प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाय intermolecular hydrogen bondings. Bulk properties are affected by intermolecular hydrogen bondings. तो अब इस पूरे टॉपिक में हमारा जो डिस्कशन चलेगा वो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स के बारे में चलेगा। सबसे पहली जो एप्लीकेशन हमें पढ़नी है वो आता है बेटा फिजिकल स्टेट।
ये जो बात अभी हम डिस्कस करने वाले, ये आपके 12th बोर्ड में 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। पी ब्लॉक के अंदर से आता है ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, HF इज लिक्विड while HCl इज गैस। और दूसरा स्टेटमेंट ऐसे लिख रहा हूं मैं, H2O इज लिक्विड while H2S इज गैस। ध्यान से देखिए, ये क्या कहना चाहता है, उसको कारण को समझिएगा, उसके है ना पूरी कहानी को समझिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड के एग्जाम्स में। ठीक, अब देखो कहानी क्या कह रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17। ठीक, NH3 H2O HF। क्या ये HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कि नहीं होती? होती है। H2O में होती कि नहीं होती? होती है। NH3 में होती कि नहीं होती? होती। फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन H बॉन्डिंग कर सकता है। अच्छा, इसके ग्रुप के जो अदर मेंबर होंगे ना, HCl HBr HI, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं? नहीं। इसके ग्रुप के जो मेंबर होंगे H2S H2SE H2T, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं? नहीं। इसके ग्रुप के जो मेंबर होंगे PS3 AS3 SBH3, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं? नहीं। तो आपको आपके पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 15, 16, 17 में से कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि भाई HF तो लिक्विड है, बाकी सब गैस है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है? सुबह वाले दोस्त है। अबे नाम मेरे को सिखा रहा क्या? नाम किसी का कुछ भी लिख लेने से क्या हो, वो वही हो जाए ऐसे जरूरत होती है? ठीक है, उसमें लास्ट में से YA हटा के आई लगा देगा तो नाम बदल जाएगा। चले इधर, HF HCl HBr HI की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया HF मान लो लिक्विड है। मैंने यहां पर जितनी भी प्रॉपर्टी लिखी ना, वॉलेटिलिटी, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर वगैरह वगैरह, उसमें से क्वेश्चन ये आएगा कि भैया इसका वेपर प्रेशर, वॉलेटिलिटी, विस्कोसिटी कुछ ना कुछ ज्यादा और इन सबका कम, या फिर इसका कम और इन सबका ज्यादा। इसके बारे में वो ये पूछेगा कि भैया इसका वो प्रॉपर्टी ज्यादा और इन सबका कम है, या फिर इसका वो प्रॉपर्टी कम है और इन सबका ज्यादा है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आंसर आएगा बिकॉज it contains hydrogen bonding and it does not contain hydrogen bonding। ठीक, जैसे पूछा मान लो कि इसकी प्रॉपर्टी x ज्यादा है और इसकी वही प्रॉपर्टी x कम है, और वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो अभी मैं लिखाऊंगा आपको 5-6, उनमें से क्वेश्चन है, तो आप क्या बोलोगे? द प्रॉपर्टी x of HF is more because it contains hydrogen bonding and the property x of HCl HBr HI is less because it does not contain hydrogen bonding। बस यही आंसर लिखना होता है। ठीक है, आइए यहां पर बात करते हैं। अब आपको यहां क्या बोला है? HF इज लिक्विड, HCl इज गैस। HF इज लिक्विड, HCl इज गैस। H2O इज लिक्विड, H2S इज गैस। रीजन बताइए। इट कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। खेल खत्म। अब अपन इसको समझते हैं ना, ये तो अपन ने एग्जाम में 2 नंबर प्राप्त करने का सीधा सा मेंटोस जिंदगी वाला तरीका सीख लिया। अब अपन इसके रीजन पे चलते हैं। एक बात बताओ, ये कहना क्या चाहता है? ये कहना ये चाहता है कि भैया HF भी और HCl भी, ध्यान सुनना, HF मैं इसके लिए समझाता हूं, तो HF HCl के लिए वही H2 और H2S के लिए भी एप्लीकेबल होगा। HF भी और HCl भी, क्या ये दोनों सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं या नहीं है? बेटा है। अब ये कह रहा है कि जनरली तो ग्रुप में नीचे जाने पर मास बढ़ता है, और आप वंडरवॉल फोर्स में पढ़ोगे कि मास बढ़ता है तो फोर्स बढ़ता है, फोर्स बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है। तो उसमें उस हिसाब से तो अट्रैक्शन इसका ज्यादा होना था, और अट्रैक्शन ज्यादा होता तो HCl तो पास आ जाने थे, और पास आ जाते तो HF तो क्या, HCl तो क्या होना चाहिए था? सॉलिड, और इसको बल्कि कुछ और होना चाहिए था। अब यहां पर क्या हो रहा है कि भैया HF में कौन सा बॉन्डिंग हो रहा है? बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या इसके अंदर H बॉन्ड है या नहीं है? बेटा है। इसके अंदर H बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसके अंदर H बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर H बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अब बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाने की वजह से बताइए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी, इंटर है या इंट्रा है? इंटर। तो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसका मतलब है मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली जितने दूर होने थे उसके मुकाबले पास आएंगे। तो मान लो ये गैस है, और मान लो ये भी गैस होता, ये भी गैस होता, लेकिन इसके अंदर इंटरेक्शन की वजह से पार्टिकल कंपैरेटिवली पास आएंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या बन रहा है? बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और जब पार्टिकल पास आएंगे
तो अगर गैस के मुकाबले पार्टिकल पास आते हैं तो गैस के बाद क्या बनता है बेटा, लिक्विड। ऐसे ही अब कुछ के दिमाग में आएगा, सर HCl तो हमने लैब में देखा था, तो HCl तो लिक्विड देखा था हमने, तो ये तो तुमने सॉलिड भी देख रखा है, देख रखा है ना। आज ही तो पढ़ा था आइस का स्ट्रक्चर क्यूबिक, इसको तो तुमने लिक्विड भी देख रखा और इसके तो तुमने वेपर भी देख रखे। तो HCl आपने जो लैब में देखा, HCl का एक्चुअल एग्जिस्टेंस लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। HCl का जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है बेटा वो गैसियस में होता है, वो कंप्रेस करके उसको लिक्विड बनाया जाता है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो HCl एक्चुअली क्या होता है, गैस। तो अगर ये गैस है तो इसको भी गैस होना था, पर इसके अंदर इंटरेक्शन ज्यादा होने से पार्टिकल पास आ जाएंगे तो क्या बना लेगा, लिक्विड। वैसे ही अगर H2S की बात करूं तो H2S भी कैसा मिलता है, गैस। तो H2S तो गैस है, तो उस हिसाब से H2O को भी गैस होना था, क्योंकि ग्रुप की प्रॉपर्टी जनरली सेम होती। तो अगर ये गैस है तो ये भी गैस होता, लेकिन इसके अंदर क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो पार्टिकल पास आ जाएंगे, और पार्टिकल अगर गैस के मुकाबले पास आते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, लिक्विड। स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं मैं, HF के लिए बोल दूंगा, वही बात H2 और H2S के लिए भी एप्लीकेबल है। लिखिएगा इन HF, ये क्वेश्चन तो एज इट इज लिख लेना, स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ, रीजन बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। इन HF intermolecular hydrogen bonding is present. In HF intermolecular hydrogen bonding is present. Intermolecular hydrogen bonding is present due to which particles come closer to each other. Particles come closer to each other. Mumbai Indians opt to ball. Fix. टॉस जीत गए, बारिश हुई तो बॉलिंग ही करेंगे स्विंग लेने के लिए, है ना। चले, तो पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, hence exist in liquid form. Whereas in HCl, hydrogen bonding is not present. Therefore they exist in gaseous form. ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए। इसके आगे से डिस्कशन अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन से कल स्टार्ट करेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे बेटा, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहे, मस्त रहे।